पटना में देश की सभी प्रमुख पार्टियों के जुटान के बाद देश की राजनीति में तेजी से बदलाव होता दिख रहा है। पटना में जो हुआ वो अद्भुत था। पहले भी हो चुका था जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए वहां से हुंकार भरी थी। दूसरा प्रयास नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय जिस भूमिका में हैं, उस समय वे अपने इससे पहले कभी नहीं रहे। वे अपने जीवन के सबसे उच्च स्थान पर पहुंच गए हैं। देश के लोगों की, देश में बदलाव चाहने वाले लोगों की निगाहें अब नीतीश कुमार पर टिकी हैं। नीतीश कुमार के प्रयास से कई धुर विरोधी अलग अलग विचारों की पार्टियां एक मंच पर आईं और उन्होंने पटना में विचार विमर्श किया। तय हुआ कि आगे का रास्ता क्या होगा। मोदी को अगर हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से काम किया जाए, प्रत्याशियों का चयन कैसा हो, हर व्यक्ति, हर दल इस पर क्या अलग से काम कर सकता है, इस सब को लेकर विचार विमर्श हुआ। और वहां से निकलते राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार के रूप में देखे जाने लगा। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में एक मजबूत विचारधारा से पुष्ट बदलाव के संभावनाओं के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने जो देश की लंबी पदयात्रा की, उसने उन्हें देश की समस्याओं को, गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को, समाज के हर वर्ग को समझने की एक दृष्टि दी। उस दृष्टि का परिणाम यह था कि राहुल गांधी और प्रियंका की अगुवाई में कर्नाटक में चुनाव हुआ। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी भूमिका में थे और परिणाम यह हुआ कि वहां बजरंग दल के और बाकी धार्मिक प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। अब तक ऐसा होता था कि किसी भी राज्य में चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कुछ इस तरह के धार्मिक मुद्दे उठाते थे जिनकी काट नहीं होती थी। उत्तर भारत में तो ऐसा ही होता आया। हर बार उन्होंने कोई एक प्रयास किया और वे सफल हो गए। लेकिन कर्नाटक में उल्टा हुआ, और जो कर्नाटक में हुआ उसने देश को एक संदेश भी दिया। उस संदेश में राहुल गांधी की एक मजबूत छवि है और ऐसा लगता है कि वो 2024 में मोदी को पराजित कर सकते हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं, मानते हैं कि केंद्र की सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और वे 80 सीटें किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती हैं या उसे रोक सकती हैं। पिछले 2-3 चुनाव से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, केंद्र की राजनीति में आए हैं, लगातार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भारी सीटें मिल रही हैं। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 63 सीटें जीती थी। 63 बहुत सीटें होती हैं। अगर ये सीटें माइनस कर दी जाएं तो आप सोचिए, क्या मोदी प्रधानमंत्री बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश को जीतना, उत्तर प्रदेश की हर सीट को जीतना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में ये काम राहुल गांधी नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की पर्सनैलिटी भी पिछले कुछ वर्षों में बेहतर संगठनकर्ता, एक अच्छे वक्ता और युवाओं में लोकप्रिय चेहरे के रूप में हुई है। पिछले चुनाव में तो उन्होंने जो माहौल बनाया था, उससे लग रहा था, स्पष्ट हो रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एक अलग प्रसंग है और ये एक अनुभव है अखिलेश जी के लिए। अखिलेश यादव उस अनुभव के सहारे अब अगली लड़ाई के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। वे हर जिले के लोगों को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी चल रहा है। अगले चुनाव में कैसे लड़ना है, मुद्दे क्या हो सकते हैं, इस पर समाजवादी पार्टी गंभीरता से काम कर रही है। अखिलेश यादव का अनुभव भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसीलिए भाजपा में इस बात को लेकर भारी बेचैनी है कि अगर अखिलेश अपने प्रयास में सफल हो गए तो क्या होगा। आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के तेवरों को देखते हुए हर लोकसभा सीट पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
कार्यकर्ताओं की भीड़ तय कर दी है जो निचले स्तर तक काम कर रही है, बूथ लेवल पर काम किया जा रहा है। इस सब के बावजूद संघ परिवार के सारे धुरंधर होसबोले और मोहन भागवत पूर्वांचल में डेरा डाल रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि अखिलेश कितने ताकतवर नेता हैं। हर लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। हर लोकसभा के लिए अलग रणनीति, अलग कार्यकर्ता, अलग प्रोग्राम बनाया जा रहा है। सपा इस मामले में बेहद गंभीरता से काम कर रही है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत कम आए हैं और कांग्रेस बेहद कमजोर हो गई है। आप इससे अनुमान लगाएं कि उनका विधानसभा में एक विधायक जीता, लोकसभा में भी एक ही सीट मिली। अब अगर पूरी ताकत लगाई जाएगी तो भी कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह, जनता से कनेक्टिविटी, क्या वो शक्ल दे पाएगी? लेकिन अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये ताकत बढ़ जाती है। अखिलेश यादव का नेतृत्व इन सभी दलों को साथ लेकर एक ऐसे तेवर, एक ऐसा परसेप्शन बना सकता है जिससे जनता को ये लगे कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को रोकना है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन को ही वोट दे। ये बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए रणनीति बनाने में ही जुटे हैं अखिलेश यादव। विपक्ष के इस माहौल के बीच अगर एक शख्सियत और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो उसका भारी असर पड़ेगा और वो शख्सियत है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के नेता, ईमानदार और विचारों से परिपूर्ण नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं उस समाज की उत्तर प्रदेश में भारी उपस्थिति है। उसकी राजनीतिक जागरूकता, उसकी राजनीतिक ताकत को हर पार्टी महसूस करती है और वो समाज है कुर्मी समाज। कुर्मी समाज प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है और किसी भी पार्टी को हराने या जिताने की ताकत रखता है। अभी कुर्मी समाज का ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर नीतीश कुमार आते हैं और जैसे कि चर्चा है वे जवाहरलाल नेहरू की सीट फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं जो कुर्मी बाहुल्य है, तो ये तय है कि पूर्वांचल में हलचल मच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में भारी बेचैनी शुरू हो जाएगी और उन्हें हर सीट पर अलग रणनीति, अलग फौज तैयार करनी पड़ेगी ताकि वे अपनी जीती हुई सीटें बचा सकें और बाकी सीटों को जीत सकें। क्योंकि नीतीश कुमार के आ जाने से अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें हर सीट के जातीय समीकरण को, तो यादव, मुस्लिम, निषाद और कुर्मी अगर ये समाजवादी पार्टी के साथ आ जाते हैं, इस गठबंधन के साथ आ जाते हैं, तो भाजपा बहुत पीछे चली जाती है। ये सारे मिलकर के भाजपा को पीछे धकेल देते हैं। नीतीश कुमार का आना तय है क्योंकि अगर बीजेपी को रोकना है तो नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में आना होगा। और हालांकि सभी जानते हैं कि जदयू का, जनता दल यूनाइटेड का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार भी अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनेगा, एक मैसेज जाएगा और लोगों को लगेगा कि अब ये सभी दल गंभीरता से एकजुट हुए हैं और इनकी ताकत एकजुट होने जा रही है। 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कुर्मी बाहुल्य हैं या जहां कुर्मी निर्णायक फैक्टर होता है। नीतीश कुमार के आने से ये फैक्टर, ये समुदाय, निश्चित रूप से इसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी, जनता दल यू और कांग्रेस की तरफ आएगा। इनके आने से चीजें बदलेंगी। उधर समाजवादी पार्टी हर लोकसभा सीट पर जो काम कर रही है, कांग्रेस हर लोकसभा सीट के लिए जिस तरह की रणनीति तैयार करेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम जयंत चौधरी को देखें तो उनका जाट समाज में गहरी पैठ है। उनके दादा चौधरी चरण सिंह की प्रतिष्ठा आज भी लोगों के दिमाग में गूंजती है। उनकी ईमानदारी, सख्त प्रशासक की छवि आज भी लोगों को आकर्षित करती है। जयंत चौधरी उस छवि से अलग नहीं है। वे लगातार काम कर रहे हैं और जाटों की हर समस्या के साथ वे जुड़ते हैं। किसानों की समस्या हो, जब किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, जयंत चौधरी साथ में थे, उनका कार्यकर्ता साथ था। इसी तरह से जब महिला पहलवानों के साथ यौन दुर्व्यवहार की चर्चा हुई तो जयंत चौधरी वहां भी खाप पंचायतों में गए ताकि
वे हर अन्याय के विरोध में रहें, विरोध में दिखें। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत के साथ, जैसा कि लग रहा है, अपनी अधिकतम जीती हुई सीट को ध्यान में रखकर, जो एक बार उन्होंने 36 सीटें जीती थी, उतनी सीटें जीत लेते हैं, बाकी सहयोगी दल सीटें पाते हैं, तो आप सोच के चलें, सोच कर देखें कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या होगी। और ये संभव है। ये इसलिए संभव है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भले समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, लेकिन उसे जो वोट मिला वो इस तरफ इशारा करता है कि अब जनता में पैठ अखिलेश की बढ़ रही है, उनका कद जनता में बढ़ रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला था। इतना वोट कभी मुलायम सिंह के पीरियड में भी नहीं मिला। ये वोट एक ताकत को बताता है। अगर इसमें कुछ जातियां और जुड़ जाती हैं तो ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे में इससे घबराहट पैदा हो जाएगी। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को अगर राहुल गांधी का हाथ, जयंत चौधरी का साथ और चंद्रशेखर की दलित समाज में मजबूत होती बात, ये सभी मिल जाती हैं, और नीतीश कुमार का बरदहस्त, तो ये अभियान, ये खेमा भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। वैसे तो बदलाव और होने जा रहा है। अभी 3 विधानसभा के चुनाव होंगे, जैसी कि उम्मीद है कि वहां कांग्रेस सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की उठापटक शुरू हुई है, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि भाजपा हार रही है और कांग्रेस आ रही है। उन राज्यों में कांग्रेस के मजबूत होने का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर भी होगा। हालांकि वोट में तब्दील वो नहीं हो सकता, लेकिन उत्साह कार्यकर्ता का दूना हो जाएगा, और ये उत्साह ही चुनाव के दौर में बड़ा काम करता है। तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और चंद्रशेखर एक फ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं। मायावती को हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि मायावती का काम करने का ढंग, सोचने का ढंग अलग रहता है। वे पिछले कुछ वर्षों से अलग थलग दिख भी रही हैं। उनकी अपनी रणनीति होती है, वे खामोशी से काम करती हैं, इसलिए उन पर वो विपक्ष के साथ भी नहीं दिखाई दे रही। पटना को लेकर उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की आलोचना की, तो उनको हम माइनस मान के चल रहे हैं। लेकिन इन सब के जुट जाने से जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा वो ये कि मुसलमानों को ये स्पष्ट तौर पर लगेगा कि ये गठबंधन ही बीजेपी को हरा सकता है, और इसी तरफ झुकना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से लौटते ही भोपाल में जो हमला किया विपक्ष पर, वो मुसलमानों को ध्यान में रखकर ये किया। उन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमानों की हितैषी है, बाकी लोग तो तुष्टीकरण में लगे हैं, हम संतुष्टिकरण में लगे हैं। आखिर उन्हें ये जरूरत क्यों पड़ी? ये ध्यान में रखिए कि ये जरूरत बिहार और उत्तर प्रदेश को ही ध्यान में रख के की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का मुसलमान आरजेडी, जदयू और समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़ता है, और अगर ये अलग नहीं हुआ तो ये दल मजबूत होंगे और बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन अगर ये गठबंधन जो हमने बताया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर काम करते हैं, और अगर संभव हो ओम प्रकाश राजभर भी अगर इधर आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है। हर सीट पर उन्हें मुश्किल में फंसाया जा सकता है और नरेंद्र मोदी के रथ को रोका जा सकता है। यह था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए भाई, इसी से तो हमारी ताकत है, इसी से हम आपके पास बात ले जाते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।